Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुकाबला कांटे का नहीं था या हम लोग बहुत पिछड़ गए थे। हम तो चुनाव जीते, कर्नाटक में, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती भी है, कई जगह हारी भी है। दौसा जिस सीट पर हम मौजूद हैं इस समय, यहाँ प्रधानमंत्री खुद आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं और अच्छी बात है, वो लगभग हर सीट पर जा रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। चलो सेफ्टी का 10-20 और जोड़ लो, लेकिन ये 400 का जो एक उन्होंने अपने एजेंडा रखा है, 300 पार, 400 पार, ये अतिशयोक्ति भी है। दौसा का मुद्दा कि लोकसभा क्षेत्र में 20-22 लाख मतदाता है, उसमें लगभग सभी जाति बिरादरी के लोग हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी सोचे कि मैं इस समाज को, इस जाति को, इस समीकरण को फिट बिठा लूँ, हम चुनाव जीत जाएंगे। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भारत के देश की राजनीति में सामाजिक समीकरण एक वास्तविकता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, हम कुछ भी बोलें, लेकिन सिर्फ वही मुद्दा अगर चुनाव का रहेगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पहले चरण का मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुकाबला जो है पूरे देश में, चुनाव प्रचार जो है वो सब कुछ गरमा रहा है, और हम एक ऐसे राज्य में इस समय मौजूद हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव में क्लीन स्वीप किया, राजस्थान। और सचिन पायलट हमारे साथ हैं, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीटों पर जाकर मेहनत करने में लगे हैं। ये सीट ऐसी है जो सचिन पायलट के लिए भी बहुत मायने रखती है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत मायने रखती है। दौसा की टक्कर कैसी होगी इस बार? टक्कर हर जगह मज़ेदार होगी, और ये वो क्षेत्र जहाँ पर 20 साल पहले पहली बार मैं सांसद बना था, तो इस क्षेत्र में, राजस्थान में और देश भर में मुझे लगता है कि अब माहौल बदल रहा है। अब बदलाव की सुगबुगाहट हर क्षेत्र में है, और आम जनता ने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस देखने के बाद अब मन बनाया है कि बदलाव लाना ज़रूरी है। और खासकर उन राज्यों में जहां पर द्विपक्षीय मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का, वहां पर टक्कर कांटे की रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव होगा। पर जहां 25 की 25 सीटें बीजेपी ले जाती है, वहां क्यों लोग अचानक बदलेंगे? पिछली बार जो चुनाव हुए थे, एक अलग तरह की परिस्थिति थी देश में, और उस माहौल में चुनाव हुए जहां पर एक वातावरण अलग था, और हमारा बॉर्डर स्टेट है, आप समझते हैं। लेकिन इस बार 10 साल पूरे हो गए सरकार के, और इन 10 सालों में जो भाजपा सरकार बनने के बाद वादे किए गए थे, किसान की आमदनी को लेकर, नौजवानों को लेकर, महंगाई को लेकर, करप्शन को लेकर, उन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई है। इसीलिए नए नए मुद्दे, जज्बाती मुद्दे और ध्यान भटकाने वाली बातों को बोला जा रहा है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि जनता, नौजवान, किसान, महिला, सब लोग मिलकर इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान डालेंगे। पिछली बार आप कह रहे हैं इमोशंस के कारण, पुलवामा का जिक्र आप कर रहे हैं, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ था, वो भी एक कारण था, लेकिन लोग समय देना चाहते थे। देखिए, जनता सरकार को एक मौका देना चाहती है, लेकिन 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी जो जमीनी हालात थे लोगों के, जो जो नागरिक है, उसके जीवन को हम क्या बेहतर बना पाए हैं, भाषण, विज्ञापन, इश्तिहार, प्रोपेगेंडा, स्पीच, जुमले, आश्वासन, मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, वो सब सुनते सुनते 10 साल, एक दशक हो गया, और अब कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल उठता है कि भाई इतना भरोसा किया, इतना वोट दिया, वो परिवर्तन, बदलाव दिखने में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो मेन इशू है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, किसानी का है, खेत मजदूर का है, तो जो खाई है अमीर गरीब की इतनी बढ़ गई है, क्योंकि जो भाजपा की सरकार की नीतियां हैं वो चंद लोगों को लाभ देने के लिए बनी हैं। तो जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसका जो शुद्ध लाभ है वो बहुत सीमित एक क्षेत्र और लोगों तक पहुंच रहा है, अधिकांश लोग उससे वंचित हैं। और सचिन जी, इसी राजस्थान में आप लोग विधानसभा का चुनाव हार गए थे। हम जो चुनाव हारे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो वोट डिफरेंस था वो 1 या 1.5% का था, और हम जब पहले चुनाव हारते थे राजस्थान में तो हम बहुत लंबा पिछड़ते थे। इस बार हम लोग 70 जीते हैं 200 में से, और मैंने कहा ना 1.5 या 1% का डिफरेंस था। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुकाबला कांटे का नहीं था या हम लोग बहुत पिछड़ गए थे। हम तो चुनाव जीते, कर्नाटक में, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती भी है, कई जगह हारी भी है। पूरी ताकत लग रही है चुनावों में, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, और ये उस वातावरण चुनाव हो रहा है जहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खातों को सीज किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को डिटेन किया जा रहा है,
और कहीं ना कहीं एक दबाव और प्रतिशोध की राजनीति हावी हो रही है, उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट मतदाताओं के जहन में पड़ रहा है। पर आपको सबसे बड़ा खतरा बीजेपी देखती है राजस्थान में, विधानसभा चुनावों में भी यही था। कार्रवाई अगर वाकई रंजिश की होती तो सचिन पायलट भी उसकी जद में आते। अब देखो, ऐसा है, राजनीति में खतरा कुछ नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। मैंने हमेशा अपनी राजनीति में व्यक्तिगत किसी पर ऐसे आरोप लगाए नहीं हैं और ना ही मैंने कभी व्यक्तिगत बातें की। सिद्धांत की, गवर्नेंस की, पॉलिसी की, पार्टी की, और संघर्ष किया है, बहुत मुखर होकर किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स बहुत व्यक्तिगत हो जाती है और टारगेटेड करते हैं तो लॉन्ग रन में उसका नुकसान ही होता है। और हम सब लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि मतभेद हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, लेकिन आक्रामक कार्रवाई करना और एजेंसीज का दुरुपयोग करना, वो मैं समझता हूँ बहुत अधिक हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश में इस बात की चर्चा भी। क्या राजस्थान एक ज्यादा टफ स्टेट हो जाता है प्रचार के समय लोकसभा चुनावों के? वो इस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ कि जो पेपर लीक का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आपकी सत्ता में नहीं हो रहा था। पेपर लीक के मुद्दे हुए थे, स्टूडेंट्स ने लाठियां खाई थी, हर जगह प्रदर्शन करते थे। तो वो चीज आप कैसे समझा पाएंगे कि युवाओं के लिए हम सोचेंगे और बीजेपी नहीं सोचेगी? देखिए, राजस्थान में जब हुआ था तो मैंने खुद इस इशू को बहुत मजबूती से उठाया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ विपक्ष में, सरकार बनने के बाद मैं उन मुद्दों से मुंह कैसे फेर सकता हूँ। तो हो सकता है किसी को बात पसंद ना आई हो, लेकिन मुझे लगा कि ये पब्लिक के इशू हम उठाएंगे तभी रेलेवेंट रहेंगे, तभी हमारी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी कायम रहती है। और क्योंकि ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जो मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, बहुत बुरा समय लोगों ने देखा, वो लोगों की याददाश्त से निकल जाएगा? हम कैसे भूल सकते हैं कि इतने सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी, कैसे काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक दशक लंबे हैं। हाँ, ये 3 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव अभी बहुत रिसेंटली हुए हैं, लेकिन जो पूरा परफॉर्मेंस रहा, जो क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस पूरा मूल्यांकन करना, रिपोर्ट कार्ड बनाना और असली मुद्दों पर चुनाव लड़ना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और इसको मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से निभा रहे हैं। सारी भर्तियां बंद कर दी हैं और सिर्फ ये अग्निवीर के माध्यम से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में भर्ती होगी, इसको हम गलत मानते हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहर के तो बहुत कम बच्चे जाते हैं फौज के अंदर। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान का बच्चा है वही मेहनत करता है, परेड करता है, पीटी करता है, तैयारी करता है सालों तक, फिर उसकी एक उम्मीद होती है कि मैं जाके वर्दी पहनूंगा, देश सेवा करूंगा। उससे वंचित रखना मैं समझता हूँ अनैतिक भी है और ये नौजवानों के भी हित में नहीं है। पर क्या विधानसभा की उन सीटों में, उन क्षेत्रों में इसका असर दिखा उस हिसाब से? मैंने कहा ना, नहीं, आप देखिए, अगर बीजेपी को ये गुस्सा दिखता तो वो इसके बारे में सोचते। आप ऐसा है, हर चीज को हम वोट के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जज्बाती भी होती हैं, लेकिन ये बात सही है, राजस्थान में जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान है, शेखावटी की बेल्ट है, ये नागौर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, दौसा, माधोपुर, इस सारी बेल्ट में बहुत से, हर गांव से 6-6, 10-10 परिवार के बच्चे फौज में हैं, रिटायर्ड हैं। तो उनका एक इमोशनल कनेक्ट है फौज के साथ। और ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर ये बड़ा इशू है। इसमें कौन किसको वोट डालता है नहीं डालता वो अलग बातें, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, हमें लगता है कि ये एक सही कदम नहीं था और इसका हमने तब भी विरोध किया था और आज घोषणा पत्र में हमने विरोध किया इसका। भारतीय जनता पार्टी 400 का दावा कर रही है और उसके लिए ये 25 सीटें रिटेन करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो भी ताकत झोंक रहे हैं। दौसा जिस सीट पर हम मौजूद हैं इस समय, यहाँ प्रधानमंत्री खुद आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं और अच्छी बात है, वो लगभग हर सीट पर जा रहे हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। चलो सेफ्टी का 10-20 और जोड़ लो, लेकिन ये 400 का जो एक उन्होंने अपने एजेंडा रखा है, 300 पार, 400 पार। यहाँ पहले चरण में ही चुनाव है। आपके पिता लगातार जीतते थे, माँ जीती, आप जीते यहाँ से, उसके बाद से रिजर्व सीट ये हो गई है। न चाहते हुए भी लोकतंत्र में ये कहना पड़ता है कि कहीं कहीं पर जातियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हम देखते हैं कि सामने भी जो कैंडिडेट हैं वो भी मीणा है, कांग्रेस के कैंडिडेट भी मीणा है। ये जो टक्कर होगी, जातियों का जो वोट है वो बटेगा का मुद्दा उसमें क्या रहेगा? दौसा का मुद्दा, देखिए, लोकसभा क्षेत्र में 20-22 लाख मतदाता हैं, उसमें लगभग सभी जाति बिरादरी के लोग हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी सोचे कि मैं इस समाज को, इस जाति को, इस समीकरण को फिट बिठा लूं, हम चुनाव जीत जाएंगे। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारत के देश की राजनीति में
सामाजिक समीकरण एक वास्तविकता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, हम कुछ भी बोलें, लेकिन सिर्फ वही मुद्दा अगर चुनाव का रहेगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ये नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्र का चुनाव है, तो दौसा में कितना कौन से समाज की संख्या है वो एक गणित हो सकता है, लेकिन मूलतः ये चुनाव नेशनल इलेक्शन है, ये एजेंडा का चुनाव है कि देश में हम लोग किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। अब तक 10 साल यूपी ने काम किया, 10 साल एनडीए की सरकार रही, हमने क्या खोया क्या पाया, पहली बात। और जहाँ तक दौसा की बात है, ये महत्वपूर्ण सीट है, जैसे मैंने कहा आपको, मैं यहाँ से सांसद रह चुका हूँ और भली भांति इस जिले को जानता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे नेता प्रचार कर रहे हैं अलग अलग दलों के, भाजपा के भी सब, जैसा आपने कहा बड़े बड़े नेता आए थे, आज हम भी प्रचार कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसको हमको स्वीकार करना पड़ता है, तो पब्लिक का जो निर्णय होगा हमको सहर्ष और बड़ी विनम्रता से स्वीकार होगा, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जज्बात, यहाँ की मानसिकता, यहाँ के नौजवानों का जो रुझान है वो हमारे साथ है।